नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां देख रहे हैं। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की आगे की विधि देखेंगे। हमने कल क्या देखा? निरीक्षण विधि, आत्मनिष्ठ विधियां। आज हम उसके आगे की बात करते हैं। आज सबसे पहले विधि है प्रयोगात्मक विधि, यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे बड़ा ध्यान से समझना कि ये विधि क्या है और कैसे प्रयोग करती है, इसके स्टेप्स क्या है। परिभाषा क्या है प्रयोगात्मक विधि? यह विधि जिसमें नियंत्रित परिस्थिति यानी मतलब ऐसी जगह जहां उसका सेटअप भी चाहिए होता है। प्रयोग करने के लिए क्या चाहिए होता है? उसका सेटअप चाहिए होता है। तो वो किसी ना किसी पर्टिकुलर जगह पे होगा, किसी ना किसी पर्टिकुलर स्थिति में होगा। तो नियंत्रित परिस्थिति में किसी समस्या का अध्ययन करके किसी समस्या का अध्ययन करके कारण और परिणाम के संबंध को ज्ञात किया जाता है। मतलब जैसे नियंत्रित परिस्थिति, जैसे कि हमने कुछ बच्चे लिए जिनको एक रूम में बैठाया और ये चेक किया कि वह किस स्पीड से, जैसे ये एक एग्जांपल देखो कि दो ग्रुप है बच्चों के। हमने क्या किया? दो ग्रुप बनाए बच्चों के, और हमने ये चाहा कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो बच्चे सबसे ज्यादा फोन चलाते हैं या जो फोन का यूज में लेते हैं वह कितने नंबर ला पा रहे हैं फोन को यूज में लेते हुए, और जो फोन नहीं चलाते या फिर जो फोन का बिल्कुल यूज नहीं ले रहे वो कितने नंबर लाते हैं। तो हमने एक ग्रुप के बच्चों को फोन दे दिया और दूसरे ग्रुप के बच्चों को फोन नहीं दिया। अब उन्हें उनकी एग्जाम लिया, उनको पढ़ाया, उनको सिखाया, समझाया। अब फिर हमने क्या किया? उनके नंबर चेक किए कि नंबर किसके ज्यादा आ रहे हैं। तो उससे क्या निकला? हमारा एक निष्कर्ष निकला कि जो बच्चे फोन ज्यादा यूज में ले रहे हैं वो उनके नंबर कम आ रहे हैं, और जो फोन कम यूज में ले रहे हैं या जिनके पास फोन नहीं है उनके नंबर ज्यादा आ रहे हैं। तो इसमें क्या था? जो नियंत्रित परिस्थिति, क्या हमने किसी एक रूम में बैठा के या किसी पर्टिकुलर जगह बैठा के हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, और समस्या का क्या समस्या खोजी? हमने हमने समस्या निकाली कि अगर बच्चे फोन से ज्यादा यूज में लेते हैं तो उनकी पढ़ाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है या उनके नंबर में कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो समस्या क्या जानी हमने। अब कारण यानी कोज, कारण क्या देखा हमने कि फोन के यूज से परिणाम क्या निकला। फोन का जो यूज हमने करवाया बच्चों का, उससे परिणाम क्या निकला कि उसका इफेक्ट क्या पड़ा, कि उनके नंबर कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं। तो ये जो नंबर जो आए वो क्या उनका परिणाम है। हम बस एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कि पहले एक समस्या देखते हैं, फिर कि हम किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो उसकी परिस्थिति हमें चेंज करनी पड़ेगी। एक्सपेरिमेंट किसी चीज पे अगर करेंगे, हम कोई निष्कर्ष निकालना चाह रहे, कोई परिणाम निकालना चाह रहे, या हम कोई चीज जानना चाह रहे कि अगर हम इस स्थिति को ऐसे बदल देते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो स्थिति बदली, परिस्थिति बदली और उसका परिणाम देखा। तो ये क्या होगा? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट तो आप वैसे अच्छे से जानते ही होंगे कि एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम जैसे कभी खाना बनाने में एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि आज हम ये चीज डाल के देखते हैं। जैसे लेडीज लोग काफी करती है एक्सपेरिमेंट घर पे कि आज हम सब्जी में ये चीज डाल के देखते हैं अब इसका क्या इफेक्ट आता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, सब्जी में कुछ जैसे कुछ अलग चीज डाली। तो वो क्या उनका कारण हो गया कि उन्होंने कुछ अलग चीज डाली, यानी उनका कॉज है। और उसका इफेक्ट क्या पड़ा, परिणाम क्या आया कि वो या तो ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी या खराब होगी या बेकार हो जाएगी। तो ये क्या हमने देखा, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कैसी सब्जी बनी। तो उससे हमें क्या निष्कर्ष निकला कि हमें या तो ये चीज अब आगे से डालनी नहीं है या आगे से हमें ऐसे ही तरीके से बनानी है। ठीक है, तो आप समझे होंगे कि प्रयोग कैसे होता है। अब इसे सरल शब्दों में समझो कि जब हम किसी चीज को बदलकर उसका प्रभाव देखते हैं तो वह प्रयोगात्मक विधि है। प्रयोग कैसे करेंगे? हम चीज को बदल रहे हैं, उस हम जो परिस्थिति है या हम कोई नई चीज जो हम ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए उस चीज को बदल के ट्राई करेंगे। जैसे हम हमेशा सब्जी बनाते थे, हम कोई और चीज डालते थे। जैसे हमने आज आलू की सब्जी बनाई और उसमें हमने अजवाइन डाल दी। हम कभी उसमें अजवाइन नहीं डालते थे, तो हमने अजवाइन डाल के देखा। हम पहले डालते थे जीरा, आज हमने अजवाइन डाल के देखा। अब उसका स्वाद क्या बदला, अच्छा हुआ या खराब हुआ? वो क्या हमने पहले परिस्थिति चेंज करी,
यानी किसी परिस्थिति को बदल कर उसका प्रभाव देखा जाता है। जो नॉर्मल रूटीन चल रहा है तो उसमें हमें कुछ नया या कुछ पुराना तो मिलेगा नहीं, जो चल रहा है वही चल रहा है। हमें कोई चीज चेक करनी है तो हमें उस स्थिति को या परिस्थिति को पहले चेंज करके देखना पड़ेगा कि क्या बदलाव आ रहा है। अब देखो इसके प्रतिपादक कौन है, विलियम वुंट। तो प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है, विलियम वुंट। और आपको ध्यान होगा कि प्रयोगशाला किसने खोली थी मनोविज्ञान की, सबसे पहले प्रयोगशाला किसने खोली थी, विलियम वुंट ने। तो प्रयोगात्मक विधि भी कौन लेके आएंगे, विलियम वुंट ही। इन्होंने मनोविज्ञान को वैज्ञानिक रूप दिया। वैज्ञानिक रूप यानी जहां पे प्रयोग हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट कौन करता है, वैज्ञानिक ही करता है, या विज्ञान में ही एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट किससे जुड़ा है, विज्ञान से यानी वैज्ञानिक से। तो ये क्या है, एक वैज्ञानिक विधि है। इसकी विशेषताएं देखो कि इस विधि की विशेषताएं क्या है। यह वैज्ञानिक विधि है क्योंकि यहाँ पे प्रयोग हो रहे हैं, यानी जहां भी प्रयोग हो रहा है तो वो वैज्ञानिक विधि मानी जाएगी। दूसरा क्या है कि नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग होता है। इसका विशेषता है कि नियंत्रित परिस्थितियों में इसका प्रयोग होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर स्थान होता है, पर्टिकुलर जगह होती है और चीजें होती है, इक्विपमेंट्स भी होते हैं कि हमें इन सामानों की जरूरत होगी हमें ये वाला प्रयोग करने के लिए। तो कोई नियंत्रित परिस्थिति में होगी। हम कहीं भी जाके तो कोई प्रयोग नहीं कर सकते कि हम आज गार्डन में खड़े हैं तो आज हम यहाँ पे ये प्रयोग कर लेते हैं। उसके लिए हमें चीजें भी चाहिए होगी और वैसी परिस्थिति उत्पन्न करनी पड़ेगी, तो वो कहीं भी नहीं कर सकते हम इस चीज का प्रयोग। कारण परिणाम संबंध स्पष्ट होता है। कारण परिणाम संबंध कि हमने कोई परिस्थिति चेंज करी, हमने जैसे बच्चे, हमने उन बच्चों को क्या दिया था, मोबाइल दिया था। तो मोबाइल क्या था, हमने कि एक कारण जानना चाहा कि मोबाइल लेने से बच्चों के परिणाम, जो नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मोबाइल जो दिया हमने वो क्या था, उनका कारण। उससे जो परिणाम निकला वो क्या था, संबंध। तो हमें परिणाम जानने के लिए हमें कोई परिस्थिति चेंज करके तभी जान पाएंगे। तो हमने परिस्थिति क्या चेंज करी थी कि हमने बच्चों को मोबाइल दे दिया था, ये परिस्थिति चेंज हुई। तो कारण परिणाम संबंध स्पष्ट होता है। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी अधिक होती है, यानी जो भी इसका आंसर निकलेगा या जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब एक्चुअल होगा या फैक्चुअल होगा, क्योंकि हम किसी चीज पे प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो ऐसा तो नहीं होता कि हमने शायद अनुमान लगाया कि हमने सोचा कि शायद ऐसा हो सकता था, लेकिन वो क्या निकलेगा, जो फैक्चुअल चीज होगी, जो रियल आंसर होगा, जो क्योंकि हमने उस पर विधि लगाई, उसमें नियम लगाए या उनका कुछ ऐसी परिस्थिति में उन पे एक्सपेरिमेंट किया, तो उससे जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो क्या आएगा, वो एकदम सही निष्कर्ष आएगा। क्योंकि प्रयोग कर रहे हैं हम, केवल एक बार प्रयोग नहीं करते, हम उस प्रयोग को बार बार दोहरा के अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग लोगों पर प्रयोग करके देखते हैं, जिससे क्या उसका जो रियल जो निष्कर्ष होता है वो निकल के आता है। तो रियल निष्कर्ष कौन निकालता है, वैज्ञानिक। और विज्ञान में जो भी निष्कर्ष निकलते हैं, जो भी प्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। मतलब उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते, कि उस चीज पे हम सवाल नहीं उठा सकते कि नहीं ये इस परिस्थिति में तो गलत होगा। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब समझे। ऐसे पुनरावृत्ति, रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी क्या है कि पुनरावृत्ति संभव है, यानी हम उस जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसको वापस हम दोहरा के फिर हम एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं कि अब इस परिस्थिति में क्या चेंज आया। अगर उस परिस्थिति में जैसे हमने कोई परिस्थिति चेंज करी, अब भी क्या चेंज आ रहा है बच्चों के उसमें व्यवहार में, कि हमने अब क्या किया, हमने दूसरे बच्चों को मोबाइल दे दिया और उन बच्चों को मोबाइल नहीं दिया। तो अब जो वो दूसरे बच्चे थे, जो ग्रुप था जिसको हमने पहले मोबाइल नहीं दिया था, अब उनको मोबाइल दे दिया। फिर हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अब क्या इनके नंबर कम आ रहे हैं, कि हमने सोचा कि शायद हो सकता है ये जो जिनको हमने पहले मोबाइल दिया था उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं है, शायद वो पढ़ने में वीक है, तो उनके ऑलरेडी नंबर कम आते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ट्राई करके देखा कि हम अब के जो दूसरा ग्रुप था उनको दे देते हैं मोबाइल। अब क्या होगा, अब उसका परिणाम देखा तो उसका परिणाम भी क्या आया कि जिनको मोबाइल दिया बाद में उनके नंबर कम आ गए इस बार। तो इससे क्या पता चला कि इससे ये क्या सत्यापित हो गया कि भाई मोबाइल देने से या मोबाइल का यूज करने से बच्चों की पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता है।
कारण क्या था कि मोबाइल दिया, उनके क्या जानने के लिए कि नंबर पे या पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता है क्या। तो परिणाम क्या निकला कि हाँ बिल्कुल इससे इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्या है, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। अब इसके प्रमुख तत्व है, इसके जो एलिमेंट्स है इसको देखो। ये स्वतंत्र चर होता है इसमें। एक स्वतंत्र चर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर क्या है कि जिस चीज को हम चेंज कर सकते हैं। हमने कोई प्रयोग किया था, उसमें जो हमने बदलाव किया था, हमने बदलाव क्या किया था, बच्चों की परिस्थिति में बदलाव किया था। कि हमने हमेशा तो वो बिना मोबाइल के पढ़ते हैं, हमने इस बार उनको मोबाइल दे दिया। तो जो हमने बदलाव किया वो क्या होते हैं, स्वतंत्र चर। यानी हम जिन चीजों को, जिन परिस्थितियों को हम बदल रहे हैं वो स्वतंत्र चर में आते हैं। जैसे पढ़ाई का वातावरण शांत, शोर। अब जैसे एक और इसका एग्जाम्पल देखो कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चे क्या ज्यादा पढ़ने से, मतलब उनका पढ़ाई का टाइम बढ़ाने से उनके नंबर पे या उनकी पढ़ाई पे कितना इफेक्ट पड़ता है। कि जैसे पहले 1 घंटा पढ़ाते हैं, अब हम ट्राई कर रहे हैं कि अब हम उनको 2 घंटा या 3 घंटा पढ़ा के देखते हैं। तो क्या उससे क्या हो रहा है, उनके नंबर बढ़ रहे हैं क्या। जैसे एक बच्चा है जो डेली 1 घंटा पढ़ता है, अब हमने चाहा कि अब उसको 3 घंटे पढ़ा के देखते हैं कि क्या उसके नंबर पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये चीज क्या जानना क्या चाह रहे हैं कि उसके नंबर पे क्या उससे इफेक्ट पड़ रहा है ज्यादा पढ़ाई करने से। तो जैसे पढ़ाई, जैसे कि स्वतंत्र चर है तो उसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं कि जैसे पढ़ाई का वातावरण परिवर्तित हो गया, कि हमने पढ़ाई का वातावरण चेंज कर दिया या पढ़ाई का समय चेंज कर दिया। तो ये क्या हुआ कि ये क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल हो गया एक तरीके से ये शांत और शोर वाला। ये शांत और शोर जैसे इस एग्जाम्पल को समझो कि 2 ग्रुप है बच्चों के। इसमें एक ग्रुप को कहाँ बैठाया हमने, जहाँ कक्षा का शांत वातावरण है, और दूसरे ग्रुप को कहाँ बैठाया जहाँ कक्षा में काफी शोर हो रहा है। तो अब हमने देखा कि अब क्या चेंज आएगा। तो सब ये क्या, सब एक्सपेरिमेंट है कि हम क्या चेंज देखना चाह रहे हैं कि हम अगर कोई चीज ट्राई कर रहे हैं तो उससे कुछ इफेक्ट पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या था, स्वतंत्र चर। कि हमने क्या पढ़ाई का वातावरण चेंज कर दिया, एक को शांत वाले वातावरण में भेज दिया, एक को शोर वाले वातावरण में। ऐसे ही दूसरा चर क्या है, आश्रित चर, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे हमने सबसे पहला एग्जाम्पल देखा था कि हमने मोबाइल दिया था, तो बच्चे के नंबर पे क्या हुआ, इफेक्ट पड़ा। तो मोबाइल से आश्रित कौन हो गया, यानी डिपेंडेंट कौन हो गया, स्वतंत्र चर क्या था, हमने मोबाइल दिया। डिपेंडेंट क्या हो गया कि उसके नंबर कम आ रहे या उनके नंबरों पे इफेक्ट पड़ गया। तो जिस चीज पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है या जो उस स्वतंत्र चर पे डिपेंड है वो क्या आ जाएगा इसमें, आश्रित चर, जिस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे छात्रों के अंक में प्रभाव पड़ा, हमने अब 2 ग्रुप बनाए थे, जिसमें एक ग्रुप को तो हमने शांत वातावरण में पढ़ाया और एक को शोर वाले वातावरण में। अब हमने क्या देखा कि इनके नंबर अलग अलग आ रहे हैं, कि जो शांत वातावरण में पढ़ रहे हैं उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, जो शोर वाले वातावरण में पढ़ रहे हैं उनके नंबर कम आ रहे हैं। तो क्या परिवर्तन आया कि आश्रित क्या हो गया, मतलब नंबर चेंज हो गए। नंबर चेंज हुए मतलब ये किस पर आश्रित हो गए थे, वातावरण पे आश्रित हो गए थे। अब एक चर होता है नियंत्रित चर, यानी कंट्रोल्ड वेरिएबल। नियंत्रित चर वो होते हैं जिनका जो वातावरण है जिन पे हम कोई इफेक्ट नहीं डालते। जैसे हमने जो बच्चों की पढ़ाई, जैसे पहला एग्जाम्पल क्या लिया था हमने कि हमने 2 बच्चों के ग्रुप बनाए जिसमें एक को मोबाइल दिया और एक को नहीं दिया। तो इसमें हमने चेंज क्या नहीं किया, कौन सा वातावरण चेंज नहीं किया, हमने बच्चों को चेंज नहीं किया। ठीक है, हमने क्या, हमने पढ़ाई चेंज नहीं करी, मतलब किताबों को चेंज नहीं किया, हमने विद्यालय या जो एरिया है उसको चेंज नहीं किया। तो जो चेंज नहीं हो रहा है, जो चीज चेंज नहीं हो रही है वो क्या आ जाएगा, नियंत्रित चर। मतलब वो क्या है, नियंत्रण में है, मतलब कंट्रोल वेरिएबल है, जिस पर हम कंट्रोल करके चल रहे हैं कि हमें इस चीज को चेंज नहीं करना है। कि जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम कुछ किसी एक चीज पर एक टाइम पे एक चीज पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे सब्जी बना रहे हैं, तो अगर हमने सब्जी बनाने के लिए, जैसे हमने एक में अजवाइन डाल दी और एक में जीरा डाला था, हम पहले जीरा डालते थे, अब अजवाइन डाल के हमने चेक किया कि अब सब्जी में क्या अंतर आया।
अगर हम एक साथ दो चीजें डाल देते हैं कि हमने इस बार अजवाइन और अदरक डाला और इसमें तो हमने जीरा और कुछ और डालते थे पहले, तो हमने अगर दो चीज में चेंज किया, अब हम क्या पता कर पाएंगे ढंग से कि किस वजह से सब्जी खराब हुई या किस वजह से सब्जी अच्छी हो रही है, कि किसकी वजह से, कौन सा टेस्ट था ऐसा या कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट था जिसकी वजह से उस सब्जी पे इफेक्ट पड़ा। तो ऐसे ही जैसे बच्चा है, तो अगर बच्चों के हम ज्यादा ज्यादा चेंज कर देंगे चीजों में, कि हमने उनकी किताबें भी चेंज कर दी, उनका पढ़ाने का तरीका भी चेंज कर दिया और उनको मोबाइल भी दे दिया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो उनके नंबर कम आ रहे हैं वो मोबाइल की वजह से आ रहे हैं, या जो हमने उनको किताबें दी उसमें कुछ अच्छे तरीके से लिखा है, या जो हमने उनको पढ़ाने का तरीका था वो बदला उसकी वजह से नंबर कम आ रहे हैं। तो एक टाइम पे एक ही चीज को चेंज करके देख सकते हैं, ज्यादा चेंज करेंगे तो हमें प्रयोग करने में दिक्कत आएगी, हमें उसका निष्कर्ष निकालने में दिक्कत आएगी। तो नियंत्रित चर क्या है, बाकी की जो स्थितियां हैं उनको जो हम सेम रख रहे हैं वो नियंत्रित चर है। जैसे समय सेम, हमने टाइम सेम रखा कि बच्चों के पढ़ाई कराने का टाइम या जो पढ़ाने का टाइम सेम रखा, शिक्षक टीचर सेम है, पाठ्यक्रम सेम है। नेक्स्ट कि प्रयोगात्मक विधि के चरण, स्टेप्स क्या है, कि पहले हम क्या करेंगे फिर क्या करेंगे, हमें निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। हम सीधा तो ऐसा नहीं कि निष्कर्ष निकाल देंगे। तो जैसे पहले क्या है, पहला स्टेप है कि समस्या का चयन। सबसे पहले क्या किया, हमने समस्या का चयन किया कि हम प्रयोग कर किस कारण से रहे हैं, कि हम क्या जानना चाह रहे हैं। तो हमने समस्या देखी, हम जानना चाह रहे हैं कि अगर हम मोबाइल देते हैं तो बच्चों पे क्या नंबर इफेक्ट पड़ता है, क्या उनमें नंबरों में चेंज आता है। तो समस्या हमने देख ली कि क्या अध्ययन अध्ययन करना है, किस चीज का अध्ययन करना है, हमें हमें अध्ययन करना है कि बच्चे के नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है मोबाइल देने से। दूसरा परिकल्पना, हाइपोथेसिस बनाना, यानी अब हमने सोचा कि मोबाइल देने से, हम केवल अनुमान लगा रहे कि मैं जहां तक सोच सकती हूँ कि मोबाइल देने से उनकी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा, कि उनके नंबर कम आएंगे। हमने क्या लगाया, परिकल्पना, कि हम जो सोच रहे हैं क्या वो चीज सही सोच रहे हैं या हो सकता है हम गलत सोच रहे हैं। तो क्या परिकल्पना क्या लगाई कि जो संभावित उत्तर तैयार करना, यानी हमने सोचा कि शायद ये चीज सही होगी जो हम सोच रहे हैं। तीसरा है समूह का चयन, हमने ग्रुप का चयन किया, प्रयोगात्मक समूह व नियंत्रित समूह, कि हमें प्रयोग किस पर करना है। जैसे हमने दो ग्रुप बनाए थे, एक बच्चा जिन पे हम प्रयोग कर रहे थे और एक बच्चा जिनको हमने वैसा का वैसा ही रहने दिया कि तुम तो जैसे पढ़ते आ रहे हो वैसे पढ़ो और तुम मोबाइल लो फिर पढ़ो। तो हमने क्या किया, दो दो हमने ग्रुप बनाए, एक में जिसमें प्रयोग करना था, एक जिस पर हमें नियंत्रण रखना था। फिर क्या किया, प्रयोग करना, जो स्वतंत्र चर में परिवर्तन करना। प्रयोग करने के लिए हमने क्या किया, जो दो ग्रुप बनाए थे उसमें एक ग्रुप को क्या दे दिया, हमने मोबाइल दे दिया। हमने क्या किया, जो स्वतंत्र चर था जिसमें हम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनके पढ़ाई के तरीके में, केवल हमने उनको मोबाइल दे दिया। तो ये मोबाइल दे दिया, तो क्या किया, हमने प्रयोग किया। अब परिणाम का विश्लेषण, अब हमने क्या देखा कि अब उनका जो रिजल्ट आया, हमने रिजल्ट लिया, डेटा को कलेक्ट किया, फिर डेटा को कलेक्ट करके हमने उनका विश्लेषण किया कि किन के नंबर ज्यादा आ रहे हैं और किन के नंबर कम आ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जिनके नंबर ज्यादा और कुछ के कम, तो वह कौन से बच्चे हैं जिनके नंबर ज्यादा है और वह कौन से बच्चे जिनके नंबर कम है। तो हमने क्या देखा, अब हमने क्या डेटा का अध्ययन किया, अब निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला कि जिन बच्चों के साथ में या जिन बच्चों के पास में मोबाइल था, जो मोबाइल के साथ में अध्ययन कर रहे थे, उनके नंबर कम आए, और जो दूसरे बच्चे जो नॉर्मली जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे पढ़ रहे हैं उनके नंबर ज्यादा है। तो निष्कर्ष क्या निकला, हमने जो परिकल्पना बनाई थी वो परिकल्पना हमारी सही हुई, हमारा जो निष्कर्ष निकला वो एकदम सही निकला। तो अंतिम निर्णय क्या होगा, जो वो निष्कर्ष निकलेगा कि बच्चे जिनके पास मोबाइल था उनके नंबर कम आए, ये निष्कर्ष निकल गया। तो इसके स्टेप्स क्या है, पहले सबसे पहले समस्या का चयन किया, समस्या देखी, सबसे पहले क्या किया, समस्या देखी, फिर परिकल्पना बनाई यानी इमेज बनाई कि
क्या चेंज आएगा हमारे हिसाब से, कि हमने अगर उनको ये चीज दे दी या ये परिवर्तन किया तो ये चेंज आएगा। फिर क्या बना रहे हम, समूह बना रहे, ग्रुप बना रहे, जिसका प्रयोग करना है। समूह बनाना, समूह बनाया हमने। अब क्या करेंगे हम, समूह बना लिया, अब क्या करेंगे कि प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब प्रयोग किया, फिर प्रयोग करके क्या निकालेंगे, हमने डाटा कलेक्ट किया, जैसे डाटा इकट्ठा, डाटा को क्या किया, इकट्ठा किया डाटा को। अब उसके बाद क्या किया, जो डाटा हमने इकट्ठा किया उसका विश्लेषण किया कि जो हमने चीज देखी थी वो चीज सही है क्या। हमने उसका क्या किया, विश्लेषण किया कि आंसर कि उनके जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर क्या आ रहे हैं। फिर जो विश्लेषण किया उससे हमने क्या निकाला, निष्कर्ष, कि जो हमने सोचा था कि निष्कर्ष वही निकल रहा है या कुछ और निष्कर्ष निकल रहा है। अब हमने क्या देखा कि निष्कर्ष क्या निकला। तो ये क्या होते हैं, इनके स्टेप्स होते हैं प्रयोग करने के, यानी प्रयोगात्मक विधि के स्टेप्स ये हैं। अब इसके प्रकार देख लेते हैं। प्रकार तो हमने देख ली थी, प्रयोगात्मक विधि के लाभ क्या है, एडवांटेज या मेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो वैज्ञानिक और विश्वसनीय, प्रयोगात्मक विधि वैज्ञानिक और विश्वसनीय है। कैसे, हमें पता है कि इसके जो रिजल्ट आएगा वो एकदम एक्चुअल होगा, क्योंकि हमने उस पर प्रयोग किया है। हम किसी भी चीज पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट एक्चुअल आता है, क्योंकि हम केवल एक बार प्रयोग नहीं करते किसी भी स्थिति को, हम उसको अलग अलग परिस्थिति या अलग अलग लोगों पर प्रयोग करके, अलग अलग जगह प्रयोग करके फिर देखते हैं कि चलो हमने जयपुर के बच्चों पे प्रयोग किया, अब हम दिल्ली के बच्चों पे प्रयोग करके देखते हैं सेम, तो अब भी इफेक्ट आ रहा है क्या, कि हो सकता है उनके जो जगह है उसका इफेक्ट पड़े, तो उससे अब कुछ निष्कर्ष अलग आए। तो ये क्या होता है, अलग अलग स्थान पे अलग अलग बार प्रयोग करने से उसका जो रिजल्ट आता है वो एक्चुअल रिजल्ट आता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये विश्वसनीय होता है और वैज्ञानिक है, क्योंकि प्रयोग किया इसलिए वैज्ञानिक है। तो इसके जो परिणाम है वह प्रमाणित और भरोसेमंद होते हैं। कारण परिणाम संबंध स्पष्ट होता है कि कौन सा कारण क्या प्रभाव डालता है, ये पता चलता है। कि हमने देखे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे कि बच्चों को, जैसे एक और एग्जाम्पल हमने देखा था कि बच्चों को शांत वातावरण और शोर वाले वातावरण में बैठा दिया, तो शांत वातावरण वाले बच्चों के नंबर अच्छे या वह अच्छे से सीख पा रहे हैं, जहाँ कि शांत, जहाँ पर शोर ज्यादा है वो बच्चे इतने ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके नंबर इतने अच्छे नहीं आ रहे। तो हमने कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किया। परिमाण और परिणाम दोनों अलग होता है, इसका ध्यान रखना। नियंत्रण संभव, अन्य कारकों को नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रण संभव है कि हम कुछ चीजें जो स्टेबल रख रहे हैं या जो परिस्थितियां हम सेम रख रहे हैं वो क्या नियंत्रित परिस्थितियां हैं, तो इस चीज पे नियंत्रण क्या है, संभव है। पुनरावर्ती, रिपीटेटिव, प्रयोग को बार बार किया जा सकता है, कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं उस प्रयोग को या एक्सपेरिमेंट को। सटीक निष्कर्ष, जो निष्कर्ष आएगा या जो परिणाम आएगा अधिक स्पष्ट होगा और सही होते हैं, क्योंकि हमने उसको बार बार अलग अलग परिस्थिति में प्रयोग करके देखा तब भी सेम रिजल्ट आ रहा है, तो वो निष्कर्ष क्या है, सटीक है और एकदम सही है। अब प्रयोगात्मक विधि की हानियां क्या है, हर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या हर जो विधियां होती है उसके कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां भी होती हैं, क्योंकि अगर परफेक्ट हो जाती तो इतनी विधियां बनती ही नहीं। तो इनकी हानियां क्या है, कि कृत्रिमता यानी आर्टिफिशियल। अब क्या है कि बच्चों को पता होता है कि उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, या कुछ बच्चों को अगर जैसे उनकी जगह चेंज कर दी या कुछ भी उनमें कुछ चेंजेस किया, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, थोड़े नर्वस हो जाते हैं। उनका जो रियल व्यवहार है उसकी जगह, उनका एक्चुअल व्यवहार की जगह कोई और व्यवहार आने लग जाता है, घबरा जाते हैं। तो ये क्या होती है, जो आर्टिफिशियलनेस है उससे बच्चों के व्यवहार पे इफेक्ट पड़ता है। तो जो वास्तविकता है, वास्तविक जीवन जैसा नहीं होता, क्योंकि प्रयोगशाला की स्थिति क्या होती है, रियल लाइफ की जैसी नहीं होती।
अब हम तो रियल लाइफ के लिए जानना चाह रहे हैं कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो रियल लाइफ में लागू होगा या नहीं होगा, लेकिन हम आर्टिफिशियल वे में कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इससे प्रयोग, इससे जैसे बच्चे घबरा जाते हैं तो उनका व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, जो एक्चुअल में व्यवहार करते हैं उसकी जगह दूसरा व्यवहार। एक तो हम जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, खेलने वालों बच्चों पर हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, खेलते खेलते को देख रहे हैं या कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या है, बच्चे थोड़े इतने इतने कॉन्शियस नहीं हो रहे, इतने घबरा नहीं रहे, क्योंकि वो नॉर्मल वे में अपना डेली रूटीन कर रहे हैं। लेकिन हमने उनको कहीं और रूम में बैठा दिया, फिर उनको ये दे दिया कि अब ऐसा करना है आपको, तो वो घबरा जाएगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। ऐसे समय और खर्च अधिक, प्रयोग करने में अधिक समय और संसाधन लगते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक ही परिस्थिति में नहीं, हमें बार बार अलग अलग परिस्थिति में ट्राई करके देखना पड़ता है, तब हम उसका एक्चुअल निष्कर्ष निकाल पाते हैं। तो इसमें क्या लग रहा है, टाइम अधिक। जैसे हम बच्चों के रिजल्ट देखना चाह रहे हैं और हमने शोर वाला या शांत माहौल रखा, तो रिजल्ट देखने के लिए एक दिन में तो पता नहीं चलेगा, क्या एक ही दिन पढ़ा तो अब क्या उनके नंबर कितने आ गए, उसको भी थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ को। तो इसलिए क्या इसमें समय ज़्यादा लगता है और खर्च अधिक होता है, क्योंकि इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं हमें। अब ऐसा तो है नहीं कि हम जो चीज़ें चल रही है उस हिसाब से देख लें, हमें उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए अलग से सामान चाहिए होते हैं, हम जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उसके लिए लोग भी ज़्यादा चाहिए होते हैं कि वो इस चीज़ को ध्यान दे, इस चीज़ पे नज़र रखें। तो इसके लिए क्या होता है, समय और खर्च अधिक होता है, संसाधन भी लगते हैं तो खर्च तो अधिक होगा ही। सभी समस्याओं पर लागू नहीं होता। अब जैसे बच्चे हैं, वह मानसिक रूप से या सामाजिक या शारीरिक रूप से बीमार है, तो वो क्या उतने जितने नॉर्मल बच्चे बिहेव करते हैं वो उतना तरीके से बिहेव कर पाएंगे क्या? जैसे एक जैसे एक हमने क्या किया, एक बच्चे को दुख देके फिर चेक करना चाहा कि बच्चा कितना दुखी हुआ, कि जैसे हमने किसी को परेशान किया, किसी को दुख दिया या दर्द दिया कि जिससे वो पीड़ा में है, अंदर से मन से पीड़ा में, तो अब क्या हम उसकी पीड़ा को जान पाएंगे कि उसको कितनी पीड़ा हो रही है? तो अब इस चीज को हम चेक कर पाएंगे क्या? तो मतलब ये मानसिक रूप से या सामाजिक व्यवहारों का प्रयोग नहीं कर सकता कि मन में क्या चल रहा है उसके। अब वो समाज में अलग अलग लोगों के साथ में क्या बिहेव करता है। अब हमने आज देखा टीचर्स के साथ का बिहेव चेक किया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो स्टूडेंट्स के साथ या उनके साथी के साथ में या परिवार में कैसा बिहेव कर रहा है सेम परिस्थिति में। तो इसमें क्या है कि मानसिक और सामाजिक व्यवहारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही नैतिक समस्याएं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ प्रयोग करना उचित भी नहीं होता। जैसे हमने किसी बच्चे को ऐसा माहौल दिया जिससे वो बच्चा घबरा रहा है, कि हम उसको डरा के फिर हम चेक करना चाह रहे हैं कि अब वो क्या रिएक्ट करेगा। तो ये चीज अनैतिक है कि हम बच्चों को डरा रहे हैं, हो सकता है उसमें वो चीज डर बैठ जाए। तो डराना क्या है, एक तरह से अनैतिक है। तो नैतिकता की समस्या है इसमें कि एथिकल नहीं है कुछ चीजें, कुछ प्रयोग करना एथिकल नहीं है। ऐसे ही क्या है, नियंत्रण हमेशा संभव नहीं है, कि सभी कारकों को नियंत्रित करना कठिन होता है। ठीक है, हमने ये देख लिया कि हम कुछ चीजों को नियंत्रित कर पा रहे हैं। अब जैसे हम किसी बच्चे पर प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है कि आज वो थोड़ा कमजोर हो या उसको कुछ थकान महसूस हो रही हो या वो कुछ बीमार हो, तब उसका क्या सेम रिएक्शन आएगा? हम किसी परिस्थिति को चेक करना चाह रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अगर बच्चा अगर बीमार है, तब भी क्या उसमें सेम, अगर हम नॉर्मल बच्चे के बारे में जानना चाह रहे हैं लेकिन वो बच्चा क्या है, बीमार है और कभी गुस्से में भी हो सकता है, तो उसकी परिस्थिति जो सिचुएशन अंदर मन में जो चीजें चेंज हो रही है उससे जो उसका रिजल्ट आएगा क्या वो भी सेम आएगा? तो कुछ परिस्थितियों का नियंत्रण संभव नहीं है। अब हम उसकी बीमारी पे कंट्रोल नहीं कर सकते, या हम उसके गुस्से पे इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, या जो उसके अंदर जो चल रहा है उस चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते। हम तो केवल जो सामने देख रहे हैं, जो परिस्थिति हमारे बस में है, हम केवल उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस क्या है कि नियंत्रण, हर चीज पे नियंत्रण संभव नहीं है। इसके उपयोग, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं? सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन, इसका उपयोग कहाँ कहाँ है कि हम सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन कर सकते हैं, कि बच्चा कैसे सीखा, कैसे उसको जल्दी याद हुआ, किस प्रकार से उसको पढ़ाया गया कि ताकि वह जल्दी से सीख पाया।
तो हम क्या कर पा रहे हैं, सीखने का अध्ययन कर पा रहे हैं कि वह किस प्रकार से सीखा। ठीक है, जैसे कि हमने वो बच्चों को मोबाइल दिया था तो हमने अध्ययन किया कि बच्चा किस प्रकार से सीखा, कि उनको, जिन बच्चों को मोबाइल नहीं दिया वो ढंग से सीख पाए। जैसे कि हमने बच्चों के टाइम बढ़ा दिया था पढ़ाई का, कि एक बच्चा जो 1 घंटे पढ़ता था अब वह 3 घंटे पढ़ रहा है, तो वो क्या, पढ़ने से, ज़्यादा पढ़ने से उसके पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ रहा है क्या? तो हमने ये चीज़ सीखा कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन हमने किया कि वह सीखने के लिए किस प्रकार से और बेहतर कर पाएगा, किस किस परिस्थिति में वह और बेहतर कर पाएगा। अगला है कि शिक्षण विधियों का परीक्षण, कि हम जो शिक्षण विधि अपना रहे हैं, हम बच्चों को जो शिक्षण विधि से पढ़ा रहे हैं, हम उसका अध्ययन कर सकेंगे कि हम सही तरीका अपना रहे हैं क्या, कि हमने बच्चे को रटाया या हमने रटने पर जोर दिया, तो क्या वो सही तरीका था, उससे बच्चे को कुछ समझ आया, कुछ याद हुआ, या ऐसी हम किसी ऐसे सब्जेक्ट को गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं। जैसे अब हम सामाजिक विज्ञान है, हम उसको खेल खेल में पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है बच्चा कुछ समझ ही नहीं पा रहा हो। तो परिस्थिति जो पढ़ाई है उसमें जो हम शिक्षण विधि उपयोग कर रहे हैं, हमें उस चीज के बारे में भी पता चल जाता है, हम उसके बारे में जान सकते हैं कि हमने सही विधि उपयोग करी या नहीं। इस स्मृति, ध्यान, बुद्धि का अध्ययन, कि उसकी मेमोरी कैसी है, उसका ध्यान कितना लगा पा रहा है वह पढ़ाई में, और उसकी बुद्धि यानी जो उसकी याद करने की, जो समझने की क्षमता है वो कितनी है। हम इस प्रयोग के द्वारा, ये जो प्रयोगात्मक विधि है, हम इसके द्वारा ये चीज जान सकते हैं। हमने आईक्यू टेस्ट लिया, उससे बच्चे की बुद्धि पता चली। हमने कोई चीज पढ़ा के उसको ये जानना चाहा कि वो कितना याद रख पा रहा है, हमने उसकी स्मृति स्मृति का पता कर सके। ऐसे ही इस विधि से स्मृति, ध्यान, बुद्धि का अध्ययन किया जा सकता है। व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन किया जा सकता है, कि हमने परिस्थिति चेंज करी, अब हमने देखा कि बच्चे का क्या व्यवहार में परिवर्तन आया, तो इससे क्या हुआ, व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन किया जा सका, कि हम व्यवहार का ही तो अध्ययन करना चाह रहे हैं ना। एक तो कि भाई वे सीखने की परिस्थिति चेंज होने से उसको कितना याद हुआ, हमने ये जाना कि सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन कर पाए थे हम, कि हमने ये चीज चेंज करी तो बच्चा कितना जल्दी सीख पा रहा है, उसकी, हमने जो टीचिंग मेथड चेंज किए उससे कितना सीख पा रहा है, उसकी बुद्धि या उसमें जो ध्यान है वह कितना ध्यान दे पा रहा है। जैसे हमने अपने शिक्षण विधि चेंज करी, जैसे कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं और कुछ बच्चे जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, तो हमने टीचिंग मेथड चेंज करके देखा, तो उससे हमें पता चला कि हमारे टीचिंग मेथड में गड़बड़ थी, इसलिए बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो इससे क्या हुआ, टीचिंग मेथड का पता चला, उनकी अटेंशन का पता चला कि वह किस परिस्थिति में ज़्यादा ध्यान देते हैं। व्यवहार परिवर्तन का ध्यान हुआ कि उनके व्यवहार किस परिस्थिति में कैसे बदल रहे हैं। तो प्रयोगात्मक विधि में इन चीज़ों पे उपयोग किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे व्यक्ति इतिहास विधि यानी केस स्टडी। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने प्रयोगात्मक विधि देखी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान से समझना। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की विधियाँ देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।